हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, तो ये Yes, न्यू sir. बैच है ना अपना? ये न्यू बैच है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर बॉटनी क्लास टुडे। फर्स्ट क्लास है ये, है ना? पिछली वाली क्लास थोड़ी कैंसिल हो गई थी मे बी। आवाज़ सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, Yes, sir. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें स्टार्ट क्या करना है एक्चुअली में। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट 1 जो है, वो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के ऊपर है। लिविंग वर्ल्ड के ऊपर है, ठीक है? तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के अंदर कंटेन 4 चैप्टर्स, है ना? 4 चैप्टर आते हैं पहले यूनिट में। 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, है ना, जो फर्स्ट है हमारा, वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। जो सेकंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। एंड जो थर्ड चैप्टर है वो है द प्लांट किंगडम, है ना? प्लांट किंगडम के नाम से। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम के नाम से। एनिमल किंगडम, ठीक है? जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है हमारे, ये द लिविंग वर्ल्ड, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द प्लांट किंगडम, तो दीज 3 चैप्टर्स आर बिलोंग्स टू बॉटनी, ठीक है? इनको हम लोग कवर अप करेंगे 3 चैप्टर को। और जो लास्ट वन चैप्टर है ये जूलॉजी का है, ठीक है? तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी बॉटनी की, जो फर्स्ट यूनिट है, जो 3 चैप्टर कंटेन करता है ये यूनिट, तो इस यूनिट में से कम 5 to 7 क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है? मे बी द लिविंग वर्ल्ड में से क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, या एक या दो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, 2-3 क्वेश्चन प्लांट किंगडम से, ठीक है? और जूलॉजी का पार्ट ये है, ये 4 चैप्टर। आवाज़ सबको आ रही है? समझ में सबको आ रहा है जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हाँ, तो ओके, तो आप इतना समझ गए ना कि हमें सबसे पहले क्या कवर अप करना है। अपने को सबसे पहले जो कवर अप करना है वो 3 चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, ठीक है? अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो आपको बॉटनी ईजी लगने लग जाएगी। बॉटनी जो है वो बिलोंग करता है प्लांट से रिलेटेड पूरा का पूरा, ठीक है? तो जूलॉजी इजी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जूलॉजी में एज्यूम करना इजी है, लेकिन प्लांट्स में एज्यूम करना इतना इजी नहीं है, इसलिए बॉटनी को थोड़ा हार्ड भी बोल देते हैं लोग बाग। पर ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड और इजी सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, जैसे बायोलॉजी, ठीक है? हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? So, study about the living components. बिल्कुल। तो बॉटनी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि टर्म्स को तोड़ो और उसका मीनिंग निकाल लो, ठीक है? ये किसी भी चीज़ में नहीं होता, लेकिन बायोलॉजी के अंदर होता है। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो टर्म्स को तोड़ दो, ठीक है? अगर इनको तोड़ेंगे तो बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, ठीक है? और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है? तो बायोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ, है ना? तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लाइफ के बारे में स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं, है ना? तो बायोलॉजी का मतलब ये निकल गया, ठीक है? अब हम एक्चुअली में अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है?
तो द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले है तो लिविंग का मतलब तो हम लोगों को पता है, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे, तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर दो तरह के मतलब है चीजें है ना। एक तो वो है जो लिविंग है और एक वो है जो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे अर्थ पे दो ही चीजें मिलेंगी, या तो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, ठीक है। तो हम किसी चीज को लिविंग कब बोल सकते हैं और किसी चीज को हम नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं। तो किसी चीज को लिविंग कब बोलेंगे और किसी भी चीज को नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है या फिर ये लिविंग है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही अराइज होता है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, ठीक है। तो किसी चीज़ को हम लिविंग कब बोल सकते हैं या फिर किसी चीज़ को हम लिविंग नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं। तो कोई बताएगा कि लिविंग कब बोल सकते हैं किसी चीज़ को या नॉन लिविंग कब बोलते हैं। अगर उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही हो तब। तो अगर वो ग्रोथ प्लांट्स रिप्रोडक्शन की अगर 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 और मैं प्लांट्स की बात करता हूँ तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट तो होती नहीं है, सर ग्रोथ तभी हम उसको रिप्रोडक्शन लिविंग। मेटाबॉलिज्म। मॉलिक्यूलर मूवमेंट मेटाबॉलिज्म। होगा ना अंदर। ओके ओके, अच्छा मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोल रहे हो, ओके। और बताओ, और क्या देख सकते हैं हम। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, लाइफ के कौन कौन से फेजेस होते हैं जिसको हम लिविंग बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है लिविंग सेल्फ नॉन लिविंग, अवेयरनेस। ये द 10th क्लास के अंदर जो लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है ना, उसमें सबसे पहले पेज पे ये दिया हुआ है कि लिविंग हम क्यों बोल रहे हैं, नॉन लिविंग किसे बोल रहे हैं, है ना। क्या लाइफ के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो चीजें हैं ये सब 10th की है, बेसिक चीजें, ठीक है। तो किसी भी चीज को हम लिविंग कब बोल रहे हैं और नॉन लिविंग कब बोल रहे हैं, तो ये चीज देख लेते हैं। लिविंग हम कब बोल सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग कब बोल सकते हैं, जब वो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, है ना। भाई लिविंग कब बोल सकते हैं हम, जब वो लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग के कहे जाते हैं कि हाँ भाई अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो लिविंग है, अगर ये नहीं है तो नॉन लिविंग है ना। तो देखते हैं, तो लिविंग कब बोल सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट which shows the characteristics of living beings, है ना। भाई हम किसी को लिविंग कब बोल सकते हैं, जब वो लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे, इज कॉल्ड लिविंग, ठीक है। उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। और जो शो ना करे, डू नॉट शो, जो शो नहीं करता उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन लिविंग। सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। एक तो ये चीज हो गई। तो अब हमको ये देखना है कि भाई हम कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब लिविंग्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ कर रहा हो तो हम बोल देंगे भाई ये लिविंग है, लिविंग ही ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही हो तब भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कर रहा हो रिप्रोडक्शन कर रहा हो ऑर्गेनिज्म कोई भी, उसको हम लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। कोई ऑर्गेनिज्म अगर मेटाबॉलिज्म शो कर रहा हो, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसको हम बोल देंगे ये भाई ये लिविंग है ना। किसी ऑर्गेनिजम्स की अपनी खुद की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसको भी हम बोल देंगे भाई ये लिविंग है ना। या कोई ऑर्गेनिजम्स अगर कॉन्शियस हो, ठीक है, चीजें महसूस कर सकता हो बाहर की, तो उसको बोल देंगे हम ये लिविंग है, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ग्रोथ, डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम बता सकते हैं
कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है डेफिनेट तरीके से, या इन तीनों चीजों को भी देख के हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है? एनीबडी? नो सर, ग्रोथ डेफिनेशन नहीं। ग्रोथ नहीं है आपके हिसाब से? ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। अच्छा, लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है। और सर रिप्रोडक्शन कंफर्म नहीं, रिप्रोडक्शन भी शायद दोनों में होता है सर। रिप्रोडक्शन भी दोनों में होता है। नॉन लिविंग में नो रिप्रोडक्शन सर, कैसे होता है? रिप्रोडक्शन बताओ मुझे नॉन लिविंग कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? अगर एक रॉक है तो वो सुबह उठेंगे क्या 2 रॉक हो जाएंगे वहाँ पे? सर मैं नहीं, ग्रोथ श्योर, मगर रिप्रोडक्शन शायद हाँ, नहीं। तो ग्रोथ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो रिप्रोडक्शन कैसे बोल सकते हो आप? तो सर इसका हाँ बताओ। रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि देयर आर अनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आल्सो। हाँ बिल्कुल इसी वजह से, ठीक है। लिविंग, अभी इस बच्चे ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आगे की जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन है तो वो लिविंग, है ना। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे हनी बी के अंदर जो ड्रोन होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफर्टाइल होते हैं। जैसे म्यूल होता है ना, म्यूल जो होते हैं, है ना, खच्चर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। इसी वजह से जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट है और जो रिप्रोडक्शन है, नॉट अ डेफिनेटिव फीचर्स ऑफ लिविंग, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये एक डेफिनेट फीचर नहीं हुए लिविंग के, ठीक है। मतलब कि अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम मतलब यही बोलेंगे भाई वहाँ पे डेवलपमेंट, मतलब वो लिविंग है ही है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ दोनों शो कर सकते हैं, ठीक है। जो लिविंग होते हैं वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी लिविंग होते हैं, अभी जैसे एग्जांपल बताया इस बच्चे ने बताया हम लोगों को, है ना। तो जो ग्रोथ हो गया, जो डेवलपमेंट हो गया, जो रिप्रोडक्शन हो गया, वो एक डेफिनेट फीचर नहीं है लिविंग के, ठीक है। तो डेफिनेट फीचर कौन कौन से हुए लिविंग के? एक तो मेटाबॉलिज्म हो गया, और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और कॉन्शियसनेस की एबिलिटी हो गई, ठीक है। तो अगर ये फीचर्स शो हो रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भाई ये डेफिनेट फीचर है लिविंग के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a defining feature of लिविंग के, मतलब ये डिफाइनिंग फीचर हो गए विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। सर तो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा भाई? सबको नहीं दिखाई दे रहा? इसको नहीं दिखाई दे रहा? मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है। विदाउट एनी एक्सेप्शन आ जाएगी बेटा, एक बार देखो अपने फोन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म हो गया, जो कॉन्शियसनेस हो गया, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो एक तरीके से डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। और आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछे, मान लो कि भाई हमको एक क्वेश्चन दे कि बताओ कि लिविंग मतलब क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन मैं अगर पुटअप करता हूँ एक, ठीक है, नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि what is the main feature of living, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। कोई कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं दूं आपको, पहला दे दिया मैंने ग्रोथ आपको, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मैंने आप रिप्रोडक्शन, एंड मैंने थर्ड ऑप्शन आपको दिया मेटाबॉलिज्म, और मैंने फोर्थ आपको ऑप्शन दिया कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब समझते हो ना? यस सर। यस सर। तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? कॉन्शियसनेस। कितना अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, या व्हाट इज द मेन
डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, इनमें से आंसर बताओ। Consciousness. क्या ग्रोथ हो सकता है? कॉन्शियसनेस। Consciousness है. ग्रोथ तो हो ही सकता है ना, ग्रोथ का तो बिल्कुल भी 1% नहीं बैठता आंसर यहाँ पे, है ना। रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो सकता है क्या? No, sir. नो नो कितने बोल रहे हैं? हो सकता है। कितने बच्चे मतलब नो को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म को नहीं बोल रहे हैं, मतलब नहीं हो सकता आंसर ये, बताओ। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, मेन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको बोला कि आपको कॉन्शियसनेस का मतलब पता है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? सर क्या नाम है? अवेयरनेस, Self awareness. है ना, सेल्फ Response to अवेयरनेस, stimuli. सेल्फ अवेयरनेस बोल दो, है ना, या फिर रेस्पॉन्स टू Stimuli. Stimuli. स्टिमुलाई बोल दो, है ना, यही तो होता है कॉन्शियसनेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं इस चीज का, अगर कोई एक पर्सन है, अ पर्सन हैविंग इन कोमा, अगर वो कोमा में है, ठीक है, अगर वो पर्सन एक कोमा में है, ठीक है, अगर वो पर्सन कोमा में है, तो क्या वो कॉन्शियस है? बताओ भाई। नो नो सर, सर। No, नो sir. सर। नो भाई सर। कोमा No, में sir. है, उसका मतलब है कि उसके सारे कांटेक्ट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टूट चुके हैं, है ना। ये सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ना तो उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, ना ही रेस्पॉन्स टू स्टिमुली है उसके अंदर, है ना। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन लिविंग तो है, लेकिन, है ना, पर्सन इज अलाइव, पर्सन जिंदा है, बट कोमा में होने की वजह से वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। इस वजह से वो कॉन्शियसनेस भी एक मोमेंट पे आके डिफाइनिंग फीचर नहीं रहता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर ऑफ मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्योंकि अगर वो बंदा लिविंग है, कोई भी लिविंग है, उसके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो तो चलती रहेगी, चाहे वो कोमा में हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में है। अगर वो बंदा लिविंग है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो चलता रहेगा। मेटाबॉलिज्म पता है ना क्या होता है? Yes, sir. यस सर। The ठीक है, sum of all अगर reactions. हाँ, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ मेटाबॉलिज्म होता क्या है, फिर लिखवा दूंगा आपको इसके बारे में। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रही है इस टाइम भी, जब हम बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है इस टाइम भी जब हम बातें कर रहे हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। चाहे वो रिएक्शंस जो है हमारे फायदे के लिए हो रही हो, चाहे वो रिएक्शंस हमारे बेकार के लिए हो रही हो, लॉस के लिए हो रही हो, किसी भी कंडीशन में कोई रिएक्शन अगर बॉडी के अंदर होती है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी है वो चलती ही रहती है, चाहे कोई पर्सन कोमा में है या नहीं है, बट वो लिविंग होना जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा चीज हो गई है कि वो डिफाइनिंग मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया है, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। Yes, यस sir. सर। सब Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताओ कि हमने अभी डिफाइनिंग फीचर लिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला हो गया ग्रोथ पढ़ा हुआ है, सेकंड हो गया हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म भी देखा हमने। फिर हमने कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। बाकी भी मैं आपको बता दूंगा, ये मेन हमारे जो हमारे एनसीईआरटी ने गिवन दिए हुए हमें, वो ये 4 फीचर दे रखे हैं मेन, ठीक है। कोई छूट गया होगा तो वो भी लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हम ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि लिव मतलब ग्रोथ होती क्या है एक्चुअली में। कोई बताएगा ग्रोथ क्या होता है?
एनीबडी? Increase in size. The change is अच्छा मुझे ये Increase in बताओ, development. height and weight. Increase एक in mass. क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है अभी फिलहाल, तो एक क्वेश्चन के बारे में और बताओ चलो। तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इससे, एक और क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन ये है कि अमीबा जो है ना, क्वेश्चन ये है अमीबा, अमीबा जो होता है वो आपको पता है अमीबा कौन होता है? आपको पता है ना अमीबा क्या है? Unicellular. हाँ Yes, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। तो जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल का होता है, ठीक है। तो क्या अमीबा के अंदर जो ग्रोथ होती है एंड जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या इनके बारे में आप क्या बोल सकते हो कि भाई अमीबा के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे शो होती है? Binary सर दोनों fission. ही सेल डिवीजन से होता है। ठीक है, Reproduction इस क्वेश्चन binary को, fission. हाँ इस क्वेश्चन को हम यहीं पे रखते हैं अभी, ठीक है। पहले ग्रोथ देख लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ के बारे में हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो ग्रोथ देखना जरूरी है। तो ग्रोथ होता क्या है, एक बच्चे ने बताया था इंक्रीज इन मास, है ना? Increase in size. ओके, और Increase in weight. ओके, और development of body. Increase in cell. Development. देखो ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में देखते हैं। ग्रोथ होता क्या है, इंक्रीज इन मास, है ना, एंड साइज, साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ अ टिश्यू, कुछ भी बोल दो आप, और साइज ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ रहा है तब भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ है ना। तो ग्रोथ होता क्या है, इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या टिश्यू का साइज बढ़ना या ऑर्गेनिज्म के अंदर का साइज बढ़ना। तो हमें फर्क तो दिखाई दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वहां पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है ग्रोथ जो है सेकंड पॉइंट ग्रोथ का, ग्रोथ के दो फीचर हो गए हैं, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, दो कैरेक्टर्स हो गए ग्रोथ के। ग्रोथ का एक्चुअली मतलब क्या हो गया है, इंक्रीज इन मास, ठीक है। इंक्रीज इन मास का मतलब ही ग्रोथ हो गया है, ठीक है। और ग्रोथ हम कब बोल सकते हैं, और इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। नंबर में इंक्रीज होने को भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, है ना। अगर हमारे बॉडी के अंदर देखो, अगर एक मतलब ह्यूमन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को, कि एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल के जब गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, बनता नहीं बनता है, बनता है ना, Yes sir. So, Yes, sir. तो जो ये Yes, sir. जाइगोट बना है, ये क्या है, ये सिंगल सेल ही तो है, ये सिंगल सेल है ना। अब ये सिंगल सेल के अंदर, ये Yes, जो sir. सिंगल सेल है, इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होती है सेल के अंदर। एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ, आठ से Your 16, voice is breaking a lot. 64, 128, ठीक है, आगे सोन। आवाज आ रही है सही? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मेल और जब फीमेल के जो गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जाइगोट के सिंगल सेल होने के बाद भी वो एक पूरा का पूरा ह्यूमन को डेवलप कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिवीजन होती है। तो एक सेल से दो सेल, दो से चार से आठ, आठ से 16 बना लेगा, 16 से 32, 64, 128, 256, 528, ऐसे सो ऑन सेल की इंक्रीजमेंट बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब है एक सेल से इतनी सारी सेल बननी है, इसका मतलब यहाँ Sir, पे भी your तो voice ग्रोथ is हो रही है। breaking a lot. I'm gonna rejoin, sir. ओके, तो अगर एक सेल से दो, मतलब सेल के नंबर के इंक्रीजमेंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ के हमारे दो फीचर हो गए हैं, एक तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब Yes, sir. थर्ड पॉइंट बताता हूं मैं ग्रोथ का, ठीक है। क्या बच्चों कभी नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है क्या?
नो सर। No, sir. sir. No, sir. कितने बच्चे बोल रहे हैं नो सर नहीं हो सकती नेगेटिव ग्रोथ? एवरीवन है ना, हर कोई बोलना चाह रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, अगर आप ये कंसेप्ट बोल रहे हो मुझसे कि हम ग्रोथ को ये चीज बोलते हैं कि इंक्रीज इन मास इज द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज इन मास। ठीक है, मास में को बढ़ने को ग्रोथ बोल रहे हैं। तो अगर डिक्रीज इन मास हो जाए तो बोलो। आवाज आ रही है? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, अगर sir. मैं बोलूं कि भाई डिक्रीज इन मास हो गया सर है ना, कोई बंदा अगर पहले 90 केजी का था, उसने अपना वेट को कम कर लिया या फिर कम नहीं किया है, वो बीमारियों की वजह से, डिजीज की वजह से उसका वेट कम हो गया है ना तो इसका मतलब है कि उस बंदे में जो पहले 90 था वो 60 केजी का हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो मास है वो कम हो गया है। इसका मतलब है जो ग्रोथ हुई है वो नेगेटिव ग्रोथ हुई है उस बंदे के This अंदर। is Harsh Malhotra. ठीक है भाई, नेगेटिव ग्रोथ भी तो बोल सकते नहीं बोल सकते? समथिंग? हेलो Yes, sir. सर ग्रोथ में सर क्या हो गया है? सर ग्रोथ में सर मास इंक्रीज और सर हाइट इंक्रीज सर दोनों होता है। तो सर अगर डिक्रीज इन साइज होता है तो सर हाइट थोड़ी ना डिक्रीज हो जाएगी। तो सर नेगेटिव तो ग्रोथ कैसे कह देंगे सर? मास को लेके बोल रहे हैं ना, मास को लेके। हम मास कब बोलते हैं? मास का प्रयोग कब करते हैं हम? फिजिक्स में मास पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री में भी देख लेते हो आप मास के बारे में। तो मास एक्चुअली में होता क्या है Weight. भाई? मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंटिंग। है ना, अमाउंट जो मैटर प्रेजेंट है, जहाँ पे भी आपने वो कंटेंट लिया होगा उसके अंदर। ठीक है, उसे कम ज़्यादा करोगे तो ग्रोथ कम ज़्यादा होगी नहीं होगी? है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी समझ में आएगा इस नेक्स्ट पॉइंट से। ठीक है कैसे मैं नेगेटिव ग्रोथ बोल रहा हूँ और कैसे मैं पॉजिटिव ग्रोथ बोल रहा हूँ। देखो, व्हेन 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 एनाबोलिज्म इज एक्सीड कैटाबोलिज्म। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, जब एनाबोलिज्म एक्सीड करता है कैटाबोलिज्म इनसाइड द बॉडी, तो इस चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ। क्या होती है? ग्रोथ इज पॉजिटिव। ठीक है, ग्रोथ पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? बिल्ड अप। ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है। ठीक है, कुछ बन रहा है। ठीक है, और कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, जब एक बॉडी के अंदर एनाबोलिज्म की रिएक्शंस ज़्यादा होती है देन कैटाबोलिज्म की रिएक्शन की जगह, तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बनता चला जा रहा है, वो इकट्ठा होता जा रहा है बॉडी के अंदर। तो उस समय जो ग्रोथ होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर यस सर। है ना, अगर कैटाबोलिज्म ज्यादा होता बॉडी के अंदर एज कंपेयर टू एनाबोलिज्म, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा मेरा? नेक्स्ट पॉइंट होगा ये कि व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट होगा इफ कैटाबोलिज्म एक्सीड ओवर एनाबोलिज्म। अगर कैटाबोलिज्म ज्यादा हो गया एनाबोलिज्म की कंपैरिजन में, तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी नेगेटिव। ग्रोथ हो जाएगी अपनी नेगेटिव। तो ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन साइज। ठीक है, या इंक्रीज इन नंबर, दैट इज द ग्रोथ। ठीक है,
नंबर के इंक्रीज को भी ग्रोथ बोल सकते हैं, मास बढ़ने को भी, साइज बढ़ने को भी, किसी चीज का इंक्रीजमेंट हो रहा है मतलब वो ग्रोथ हो रही है वहां पे, ठीक है। अब बॉडी के अंदर तो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म जो होता है वो रिएक्शंस होती है एनाबॉलिज्म की जो बॉडी के अंदर कुछ बना के देती है, और कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जो बॉडी के अंदर कुछ घटा के देती है। अगर एनाबॉलिज्म की रिएक्शन ज्यादा चल रही है बॉडी के अंदर तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन ज्यादा चल रही है ओवर द एनाबॉलिज्म से तो ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ के बारे में था। एक पॉइंट और मैं आपको लिख के देता हूँ, क्या मुझे बताओगे आप कि ये सही है या गलत है? ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ इज irreversible permanent increase in size। क्या ये लाइन सही है? बताओ भाई। यस सर। No, sir. क्या नो चीज? सर। कैसे मतलब नो No, कैसे sir. बोल रहे हो आप? कैसे? देखो नेगेटिव ग्रोथ को हम डी ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, डी ग्रोथ भी बोल सकते हैं सर, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ को। तो ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है। मुझे बताओ। बताओ भाई। देखो No, sir. अपने ने क्या करना, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अपने ने क्या करना, अपना ने जो है ना वो कंसेप्ट को डेवलप करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना भी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो बायोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारा याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। लिखना बहुत सारा है। अब कंसेप्ट तो है नहीं फिजिक्स की तरह कि फॉर्मूला याद कर लिया या कुछ भी ऐसा कुछ याद कर लिया, ट्रिक्स याद कर ली तो हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपको नीट क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है एक्चुअली में, आपको अगर मान लो कि रेक्टिफिकेशन से प्रॉब्लम होती है तो आप कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया एक बार, ठीक है, एक होता है कि मान लेते हैं कि आपने आज पहला चैप्टर याद कर लिया, आपको वो चैप्टर कल भी याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा, 10 दिन बाद भी याद रहेगा, पर 11वें दिन आप उसको भूल जाओगे, 12वें दिन आपको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। आप मतलब उसको ना मतलब लेके कैसे चल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि आप एक बार उसको याद करो या आप उसको समझो तो आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद रहे, ठीक है। रिवीजन की जरूरत हमेशा ही पड़ेगी, चाहे आप कंसेप्ट बना लो चाहे आप रेक्टिफिकेशन कर लो, ठीक है, दोनों चीज़ों में रिवीजन की जरूरत रहती है। लेकिन कंसेप्ट बनाने से ये होगा कि आपने अभी कुछ किया, वो आपको ना मतलब सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है आगे जाके, उसके बाद अपना आप ही समझ में आ जाता है। लेकिन रेक्टिफिकेशन में क्या होती है कि आपने अभी रट लिया, आपको 10 दिन बाद भी रटना पड़ेगा दोबारा, इतना ही टाइम लगा के। लेकिन कंसेप्ट बना के क्या होता है, आपने अभी कंसेप्ट बना लिया तो बाद में आप एक बार देखोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक लिख लेते हो तो आपको कंसेप्ट बना के ही करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करना अपने को, ठीक है। तो ग्रोथ ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ठीक है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है, सही है, ठीक है। अगर एक बार साइज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर एक बार ठीक है, एक बार अगर साइज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइज कभी डिक्रीज नहीं हो सकता उस ऑर्गेनिज्म का, उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज नहीं हो सकता उस ऑर्गेनिजम्स का। अगर आपने एक बार 5.56 की हाइट अचीव कर ली तो क्या आपकी बाद में डी ग्रोथ हो जाने से 5.5 की हाइट हो जाएगी क्या? साइज No, मैटर sir. करता है, साइज मैटर कर रहा है, यहाँ No, पे sir. मास मैटर नहीं कर रहा है। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, दैट इज द ग्रोथ, बिल्कुल सच बात है।
एक बार अगर साइज इंक्रीज हो गया तो वो डिक्रीज नहीं हो सकता कभी भी किसी भी कीमत पे, लेकिन मास जरूर डिक्रीज हो जाएगा। मास ऐसी चीज है जो मेटाबॉलिज्म को बिलोंग करता है। रिएक्शन हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो डिग्रोथ हो जाएगा। आप 10 दिन खाना छोड़ दो, आपका मास डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, है ना। लेकिन आपकी जो हाइट है, जो आपका साइज है, वो तो सेम रहेगा ना यार। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। ओके, समझ में आ गया अब? Got it. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। यस सर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो ग्रोथ होता है, ठीक है, अगला पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ दो टाइप की ग्रोथ होती है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक होती है ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। ग्रोथ इज टू टाइप, एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होती है एक्सटेंसिव ग्रोथ। ठीक है, तो कोई बताएगा कि एक्सटेंसिव ग्रोथ कब होती है और इंट्रिंसिक ग्रोथ कब होती है? इंटेंसिव ग्रोथ वो जो बॉडी के अंदर होती है। ओके, एंड और मतलब कुछ और बताना चाहोगे इस बारे में? एक्सटेंसिव वो जो हमारी हाइट बढ़ रही है बाहर से। अच्छा, तो कहना चाह रहे हो आप, ये कहना चाहते हो कि इंटेंसिव ग्रोथ भी लिविंग को बिलोंग करता है और एक्सटेंसिव ग्रोथ भी लिविंग को बिलोंग करता है ना? आप ये कहना चाह रहे हो भाई मैं अगर इंक्रीज हो रहा हूँ तो मुझे बाहर से दिखाई दे रहा है कि मेरी हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो एक्सटेंसिव ग्रोथ हो गई। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि इंटेंसिव ग्रोथ की वजह से एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई है। जब इंटेंसिव ग्रोथ हुई है तभी तो एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई है ना? यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है ना? यस, है ना? तो Yes. एक्चुअली वो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है इनसाइड ग्रोथ, जो अंदर की साइड ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने कि इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है जो अंदर की साइड ग्रोथ हो रही है। अंदर की साइड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, मतलब अंदर नए नए सेल्स बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, नई नई चीजें बनती चली जा रही है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिविंग के अंदर होता है, लिविंग बींग्स के अंदर होता है। ठीक है, हमारे अंदर भी होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ। क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं यहाँ पे कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ is defining feature of life। ठीक है, मतलब मैंने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला है, मैंने इंट्रिंसिक ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोला है। सही है ना? समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक्सटेंसिव ग्रोथ की। ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब होता है आउटसाइड ग्रोथ, जो बाहर की साइड ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, आउटसाइड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है कि जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग जो चीजें होती है, क्या उनके अंदर ग्रोथ शो होती है? बताओ कैसे ग्रोथ शो हो रही है? कैसे ग्रोथ शो हो रही है उनके अंदर? बताओ। अगर एक माउंटेन ऑफ So accumulation of something over another. हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब है कि आउटसाइड ग्रोथ का मतलब है कि कुछ बढ़ता चला जा रहा है वहीं पे ही। ठीक है, इसका मतलब है एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। किसी भी सरफेस के अंदर अगर मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है, दैट इज द एक्सटेंसिव ग्रोथ।
लेकिन जो आपने बोला ना, उस बच्चे ने बोला कि इंटेंसिव ग्रोथ भी लिविंग का पार्ट है, एक्सटेंसिव ग्रोथ भी लिविंग का पार्ट है। इंटेंसिव ग्रोथ की वजह से ही एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रही है, पर यहाँ पे हम दोनों चीज अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ कौन शो करेगा? ये शो करेगा नॉन लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग पे ही अगर एक माउंटेन है, यहाँ पे ये माउंटेन हो गया, अगर इस पे एक्यूमुलेशन होता जा रहा है मिट्टी का, डस्ट का, तो यहाँ पे धीरे धीरे साइज बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है ये कैसी ग्रोथ हो जाएगी? ये ग्रोथ हो जाएगी एक्सटेंसिव ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अंदर तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही ना, इसकी वजह से बाहर ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनके क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है तो बाहर ग्रोथ दिखाई देती है हमें, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। भाई समझ में आ रहा है ना? यस Yes. सर। यस Sir, सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे Yes, एक लाइन sir. और ऐड कर सकता हूँ एक्सटेंसिव ग्रोथ का, कि एक्सटेंसिव ग्रोथ is not a defining feature of लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि भाई डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं होता है और वो ऊपर वाला डिफाइनिंग फीचर क्यों होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, दो चीजें और रहती है इसमें ग्रोथ वाले टॉपिक के अंदर। क्या जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ आपने पढ़ा होगा कि इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, एंड सेकंड चीज क्या है, डिटर्मिनेंट ग्रोथ। डिटर्मिनेंट, आपको दो वर्ड और सुनने को मिल सकते हैं कि इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ क्या होता है और डिटर्मिनेंट ग्रोथ क्या होता है। क्या होता है भाई, बताएगा कोई? इनडिटर्मिनेंट, एनीवन? सर जो लिमिट है सर इनडिटर्मिनेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक, बिल्कुल नाम से ही, एक पर्टिकुलर टाइम तक नाम वो से ही होता है। पता लग रहा होगा आप लोगों को। इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब हो गया जिसको हम मतलब माप नहीं सकते, है ना, जिसकी कोई लिमिट ना हो, है ना, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ। एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स के अंदर होल लाइफ तक ग्रोथ चलती रहती है, वहां पे ग्रोथ कभी नहीं रुकती है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर कैसी ग्रोथ होती है? इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है। और डिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स में एक स्टेज पे आके ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पूरी होल लाइफ वहाँ पे ग्रोथ होती चली जाती है, ठीक है, कभी रुकती नहीं है ग्रोथ प्लांट्स के अंदर। लेकिन एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स की के अंदर की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, हम ही लोग हो गए, हम लोगों के अंदर भी क्या होता है, ग्रोथ एक टाइम तक ही चलती है, उसके बाद नहीं चलती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ ग्रोथ के बारे में सब कुछ, यस सर। है ना? सब कुछ क्लियर हो गया ना? बच्चा ऐसा नहीं यस सर। yes, sir. अब मेरे को बताओ कि जो मैंने अमीबा वाला एक एग्जांपल लिया, अमीबा वाला, कि अमीबा एक मतलब यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में उनमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब क्या हम सोचते हैं इसके बारे में कि ग्रोथ कैसे होती है अमीबा की और रिप्रोडक्शन कैसा होता है? या पहले रिप्रोडक्शन भी बता दूं आपको? भाई आगे बढ़े? यस सर।
तो मैं आपको रिप्रोडक्शन भी बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ कि अमीबा के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ द सेकंड जो हमारा फीचर है सेकंड, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, कोई बताएगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? सेम स्पीशीज। प्रोजेनी। ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि टर्म्स को तोड़ो, इस टर्म्स को तोड़ दो। री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन या बनना, है ना, हिंदी में बनना बोल देते हैं, है ना, बन रहा है कुछ। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? दैट इज एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एन organisms to reproduce young ones। यंग वंस का मतलब ही ऑफस्प्रिंग होता है, ये बताया इस बच्चे ने। सिमिलर टू itself, ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू itself, दैट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहते हुए, मतलब बॉटनी के अंदर रटिफिकेशन नहीं चलेगा, ठीक है। अपने को क्या करना है? अपने को सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करना है। रट्टा, देखो ये डेफिनेशन याद करोगे कल भूल जाओगे, लेकिन अगर इसका मीनिंग तोड़ के निकाल लोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि मतलब ही तो वही निकलना चाहिए ना। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करना, दैट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, है ना, आपको पता है वेरी वेल कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो दो टाइप के जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, क्या होता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, Asexual and sexual. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, आर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे बताओ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है, और किसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे और किसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं? कौन बताएगा? सर जिसमें सर एक ही पार्ट, इसमें गैमेट्स सर इन असेक्सुअल So in asexual reproduction, only one parent is involved, while on the other hand, in sexual reproduction, both parents are involved. ठीक है। In asexual reproduction, कुछ Example of sexual ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी तो होते हैं जिनके जो एक ही पेरेंट से भी, मतलब एक ही सिंगल पेरेंट होता है और वो दोनों चीज, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ऐसे भी तो होते हैं कुछ। यस सर, सी जैसे हॉर्स। अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, है ना, अर्थवॉर्म, सिंगल अर्थवॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ऐसे कैसे हो गया? सर वो गैमेट्स बनाता है। हाँ, तो सिंगल ऑर्गेनिज्म गैमेट कैसे बना रहा है दो दो? क्यों अर्थवॉर्म को भी हम मतलब सेक्सुअल में काउंट करते हैं? क्योंकि अर्थवॉर्म में होता क्या है कि उनके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल भी उसी के अंदर होता है, फीमेल भी उसी के अंदर होता है। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं और दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। ये पूरी तरीके से कहना ठीक नहीं है, मतलब हाँ आप लिख सकते हो डेफिनेशन में कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एब्सेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या हुई, गैमेट के फ्यूजन की, ठीक है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अभी जो आपने पॉइंट बताया मैं वो पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि ओनली वन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व, ठीक है, दैट इज यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल, ठीक है। लेकिन ये 100% सच बात नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप लिख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन में, टू organisms involved that is biparental, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इस सेक्सुअल के अंदर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो एब्सेंट है। मेन थिंग इज दैट कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इस सेक्सुअल के अंदर एब्सेंट है, और सेक्सुअल के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट एब्सेंट है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग एब्सेंट को ऐसे लिखेंगे, है ना, एब्सेंट आप पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा वरना नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एब्सेंट है। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा तो नो फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एब्सेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट के थ्रू ही तो फर्टिलाइजेशन होती है ना। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है, मतलब होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, एसेक्सुअल के थ्रू कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे, सही बात है ना, यस सर। है ना। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना, वो क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की। मतलब जो ऑफस्प्रिंग बन के आया यहाँ पे वो क्या है, प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, है ना, सिंगल पेरेंट से बन के आया, ठीक है, सिंगल पेरेंट से बन के आया, इसलिए वो एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, एक मेल के होते हैं, एक फीमेल के होते हैं, इनके गैमेट्स मिलते हैं तो यहाँ पे एक नया ऑफस्प्रिंग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ना। जो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मेल के भी होंगे, फीमेल के भी होंगे। इसका मतलब है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन किस में प्रेजेंट होगा, सेक्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और जो जेनेटिक वेरिएशन किस में एब्सेंट होगा, जो एसेक्सुअल वाले होंगे, क्योंकि वो एक ही सिंगल पेरेंट से बन के आ रहे हैं, और यहाँ पे दो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलता है तो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, समझ गए। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है कि इन्वॉल्व क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है एक सेक्सुअल के अंदर, बडिंग होती है ना, बडिंग एक रिप्रोडक्शन का टाइप है ना। यस सर। Yes, sir. बडिंग हो यस गया, सर। यस सर। फिशन हो गया, फिशन भी होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन हो गया, है ना, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया,
और रीजनरेशन हो गया, है ना। रीजनरेशन को भी मतलब रख लेते हैं इस कैटेगरी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे इसको भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है और सिंगैमी होती है और सर एक बार conjugation होता मियोसिस है। बता दीजिए। हाँ मियोसिस बता देता हूँ मैं भी आपको, देखो बता, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये भी टाइप होता है, ये भी टाइप होता है, ये भी सब आते हैं एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है। यस अब सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, सिंगैमी होती है, कॉन्जुगेशन होता है। देखो अगर मैं ह्यूमन की बात में एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, ह्यूमन के अंदर मेल भी होंगे, मतलब मेल होंगे और फीमेल होंगे, है ना, मतलब कपल्स होंगे मेल और फीमेल का, ठीक है। अगर मैं इस ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ये ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है ना, 2n है ना। भाई समझ लो 2n क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि मतलब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, ठीक है। 46 भाई 46 क्रोमोसोम है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 23, मतलब एक n की वैल्यू क्या होगी, 23 होगी, है ना। तो तभी तो 46 क्रोमोसोम बनेंगे ना। तो एक मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 2n होता है। फीमेल के अंदर भी 2n कंडीशन होगी। ये जब गैमेट बनाएंगे तो n टाइप का गैमेट बनाएंगे, जब ये गैमेट बनाएंगे n टाइप का गैमेट बनाएंगे, ये हो गए गैमेट्स, ठीक है। n टाइप का गैमेट बनाया, है ना। इसका मतलब है डिप्लॉयड कंडीशन से हैप्लॉयड कंडीशन वाले गैमेट बनाए, हैप्लॉयड हाफ वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है। जब ये आपस में मिलेंगे, फ्यूजन होगा, तो दोबारा से 46 क्रोमोसोम बन जाएगा, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो जब 2n वाली कंडीशन से n वाले क्रोमोसोम मतलब n वाले गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे होती है मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होती है, मतलब नंबर को हाफ कर देती है मियोसिस जब होता है। डिवीजन होती है एक तरीके की है, इसको डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो मियोसिस जब होता है तो कंडीशन हाफ हो जाती है, और जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है तो कंडीशन सेम रहती है। मतलब अगर n के अंदर कोई माइटोसिस हो रही है तो n नंबर का प्रोड्यूस होगा, हाफ नहीं होगा, ठीक है। तो माइटोसिस में हमेशा सेम नंबर कैरी करता है और मियोसिस में हमेशा हाफ हो जाती चीजें, ठीक है। और बाकी ये आप आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। Yes, ठीक sir. है। अब Yes, क्या sir. होता है, सेकंड चीज क्या बोली मैंने, Yes, sir. सेकंड चीज बोली मैंने सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब क्या होता है, सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन। ये जो मेल का गैमेट जो है ये वाला, इस फीमेल गैमेट से फ्यूज जब होगा तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंगैमी, या फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगैमी भी कहाँ पे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और कॉन्जुगेशन भी मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल का मिलने को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं, दैट इज ये भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब मेल और फीमेल जब मिलते हैं, ठीक है, तो एक मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एक ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब कॉन्जुगेट कर लेते हैं आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, दैट इज अ कॉन्जुगेशन। अगर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि एसेक्सुअल वाले फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस शो करते हैं, है ना। मतलब एक सेल से 2 सेल बना ली, 2 से 4 बना लेंगे, जल्दी जल्दी अपने आप को प्रोड्यूस करते रहेंगे, है ना। एक बहुत तेज तरीका है और सिंपल तरीका है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि ये एक स्लो प्रोसेस है। पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वो गैमेट्स क्या होते हैं, ट्रैवल करता है और फीमेल के पास जाएगा, फीमेल वाले के साथ फ्यूज होगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा। इसका मतलब है जो ये प्रोसेस है,
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस है एंड कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हो रही है इसमें, एंड एलोबरेट प्रोसेस है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस है मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, आप समझ गए सब कुछ? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देख लेते हैं, मेथड्स कौन कौन से होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो मेथड्स मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, बडिंग होती है, फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, रीजनरेशन होता है, दैट इज द मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम मेथड को पढ़ते हैं फिशन को। फिशन का मतलब क्या होता है? टूटना मतलब डिवाइड होना, डिवीजन को फिशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है। और सेकंड कि वन ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स विच डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। फिशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि वन ऑर्गेनिजम्स, है ना, मतलब जो पेरेंट है, ठीक है, विच डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। मतलब एक जो पेरेंट है, ठीक है, वो दो पार्ट में टूट गया है और दो डॉटर सेल्स को फॉर्मेशन कर लिया, दैट इज द फिशन, ठीक है। अब जो ये फिशन होता है, ये दो टाइप का होता है। जो ये फिशन है ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। हाँ, और सेकंड होता है मल्टीपल फिशन। ठीक है, एक बाइनरी एंड सेकंड है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन के भी टाइप होते हैं अलग अलग, कौन बताएगा टाइप? जैसे Planes. हाँ, प्लेन के हिसाब से फिशन के टाइप होते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे पहला है ए इर्रेगुलर बाइनरी फिशन कौन शो करता है? इर्रेगुलर बाइनरी फिशन कौन शो करता है? ये शो करता है अमीबा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अमीबा होता है वो किसी भी एंगल से टूट के दो अपने डॉटर सेल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो इसका कोई प्लेन नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। दैट इज द इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन को हम सिंपल बाइनरी फिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बीएफ का मतलब हो गया बाइनरी फिशन, तो सिंपल बाइनरी फिशन भी बोल सकते हैं इरेगुलर वाले को, ठीक है। और बी जो टाइप है, बी वाली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कौन शो करता है? इसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना, जो यूग्लिना होता है वो क्या शो करता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिजम्स हो गया, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ से डिवाइड कर रहा है ऊपर से नीचे, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स
इस प्लेन से डिवाइड करता है, दैट इज द ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस प्लेन से डिवाइड करता है, तिरछा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दैट इज द ओब्लिक। ओब्लिक, ठीक है। तो बस अलग अलग टाइप का जो प्लेन होते हैं उससे अगर डिवाइड करें तो ये अलग अलग बाइनरी फिशन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वाला जो बाइनरी फिशन है, इस टाइप का जो बाइनरी फिशन है वो शो करता है यूग्लिना। ठीक है, जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, सी वाला ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है वो शो करते हैं, कौन शो करते हैं, वो करते हैं हाँ, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ये लोग ट्रांसफर शो करते हैं बाइनरी फिशन को। और थर्ड वन इज द डी। डी हो गया ऑब्लिक। ऑब्लिक जो बाइनरी फिशन हो गया वो शो करते हैं सेरेशियम। सेरेशियम, ठीक है। ये जो सेरेशियम है ये है हमारा यूग्लिना के अंदर। ठीक है, सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है सेरेशियम, ये सेरेशियम शो करता है ऑब्लिक टाइप का बाइनरी फिशन। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं सेरेशियम। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये आपको सब सुनने को मिलेंगे, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पे? सेकंड चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। क्या आप लोग इतना समझ गए हो? यस सर। यस एक बार यस सर एक बार क्या ऑब्लिक बाइनरी फिशन बता दे। देखो, ये जो ओब्लिक है, जो ये ट्रांसवर्स है, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये सिर्फ प्लेन पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया, ऐसे डिवाइड कर रहा है कोई तो ट्रांसवर्स बोल दिया, तिरछा डिवाइड कर रहा है कोई सर तो ओब्लिक बोल दिया। सिर्फ ये प्लेन पे डिपेंड करते हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके अंदर। आपसे जो ओके क्वेश्चन सर। पूछेंगे ना, देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के अंदर भी, टेस्ट में भी, या कहीं पे भी आपसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो यही पूछ सकता है कि ओब्लिक बाइनरी फिशन कौन शो करता है। आपको पहला ऑप्शन दे देगा यूग्लिना, सेकंड ऑप्शन दे देगा पैरामीशियम, थर्ड ऑप्शन देगा बैक्टीरिया, एंड फोर्थ ऑप्शन दे देगा सेरेशियम। तो आपको अगर पता होगा कि सेरेशियम जो होता है वो ओब्लिक बाइनरी फिशन शो करता है तो आप आंसर बता दोगे, है ना। अब यस सर। जो एग्जामिनर है वो ही थोड़ा ना बोलेगा कि ये सेरेशियम है, ये धीरे धीरे ऐसे डिवाइड कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है और ना हमको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी कि आपको जो एनसीईआरटी में है, जो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव चीज़ें होती है वो पढ़ना है। वो नहीं कि आपको मज़ा आ रहा है बाइनरी फिशन में तो आप बाइनरी फिशन के बिल्कुल डीप में चले गए हो, क्वेश्चन ही नहीं आते बाइनरी फिशन के ऊपर, तो डीप में जाने का क्या फ़ायदा। अगर आपको डीप में ही पढ़ना है, अच्छी तरीके से कवर अप करना है, तो आप बीएससी जब 12वीं के बाद जब बीएससी आएगी, है ना, आगे वाली पढ़ाई आएगी, तो उसमें कवर अप करना है ना। हमको वो चीज़ें कवर अप करनी है जो पूछी जाती है, जो ज़रूरी है और जिसको हम याद करने में आसानी रहे हमें। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब बात करते हैं मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन जो होता है, ये जो फिशन होता है ये शो करता है, एग्जाम्पल्स है इसके, अमीबा, प्लाज्मोडियम। अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक्चुअली होता क्या है? प्लाज्मोडियम के बारे में पता है? प्लाज्मोडियम होता क्या है? प्लाज्मोडियम कोज करता है मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो कोज करता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को कोज करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ठीक है। मॉस्किटो, एक एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो मलेरिया को कोज करता है। ठीक है, और जो मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज होती है, पता है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है मलेरिया की?
स्पोरोजोइट्स, ठीक है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया में होता क्या है, बुखार मतलब फीवर, और ठंड लगती है हमको, फीवर हो जाता है, ठीक है। तो हर 3-4 दिन के बाद तेज़ बुखार, ठंड लगना, हर 3-4 दिन के बाद तेज़ बुखार, ठंड लगना, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये कैसे मल्टीपल फिजन को शो करता है, कोई अमीबा हो गया या फिर मलेरियल पैरासाइट हो गया, ये कैसे शो करता है मल्टीपल फिशन को, देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये एक प्लाज्मोडियम हो गया या अमीबा हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस है अपना, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो वो बाइनरी फिशन कर रहा है, अमीबा जो है फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो वो बाइनरी फिशन कर रहा है, ठीक है, बाइनरी फिशन कर रहा है। लेकिन जब अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब अच्छी कंडीशन नहीं मिलती है, डिवाइड करने वाली कंडीशन नहीं मिलती है, तो जो अमीबा होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो अमीबा होता है या फिर मलेरियल पैरासाइट होता है, वो क्या करता है, वो एक न्यूक्लियस को अपनी बॉडी के अंदर ही डिवाइड करवाता रहता है, और ज़्यादा न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता रहता है, मतलब और ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवाइड होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है एंड फॉर्मिंग डॉटर ऑफ अमीबा के डॉटर्स को फॉर्म करता है। कैसे करता है ये, देखो न्यूक्लियस तो इतने सारे बन गए यहाँ पे, अब होगा क्या इनका न्यूक्लियस का, अब क्या होगा, जो बाहर की जो परत है, बाहर की जो सेल है और जो उसका साइटोप्लाज्म है, वो धीरे धीरे एक अलग अलग अमीबा में टूटता रहेगा, बनता रहेगा, टूटता रहेगा, ऐसे ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अलग अलग ये अपने न्यूक्लियस को लेकर निकलते रहेंगे, अलग अलग प्रोटोप्लाज्म जो अमीबा का होता है, ऐसे, ठीक है, टूट के ये अलग अलग अमीबा की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका न्यूक्लियस होगा, तो दैट इज द मल्टीपल फिशन हो रहा है, दैट इज द मल्टीपल फिशन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। यस सर। सर अमीबा दोनों सर आपने बताया कि दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। सर सर आपने बोला कि अनफेवरेबल कंडीशंस में सर वो मल्टीपल फिजन करेगा सर, जैसे तो ये अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या हो सकते हैं सर? अनफेवरेबल कंडीशन जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, ठीक है, एग्जाम्पल बताऊँ मैं, कोई एक प्लांट है वो ग्रो करता है, मतलब कोल्ड रीजन के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, कोई प्लांट है वो, उसको ठंड चाहिए, मतलब बर्फबारी जहाँ पे होती है, ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं ना, वो कभी ऐसे प्लांट ना समर वाले सीजन में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कोल्ड रीजन हो गया वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई, जो समर वाला गर्मी वाला सीजन हो गया वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो सेम चीज़ यहाँ पे लगाओ कि अगर उसको फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि उसको बढ़िया वातावरण मिल रहा है, इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, कोई मतलब फूड की कमी नहीं है, तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है फेवरेबली, है ना। कई टाइम तक उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है पर उसको रिप्रोडक्शन तो करना है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे रिप्रोडक्शन करता है, वो मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का मेथड। फर्स्ट टाइप का मेथड कैसा है, ये हो गया फिशन। एसेक्सुअल के अंदर फर्स्ट टाइप का मेथड हो गया फिशन। अब फिशन के बाद सेकंड आई, सेकंड बडिंग। बडिंग कौन शो करता है, हाइड्रा। बिल्कुल, ठीक है। तो बडिंग भी तो होता है, फाउंड इन ईस्ट ऑल्सो एंड हाइड्रा, ठीक है।
ईस्ट क्या होती है? ईस्ट क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल तो होता क्या है? जो ईस्ट होता है वो एक फंजाई है, पता है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, ईस्ट इज अ फंजाई, ठीक है। और हाइड्रा होता है अलग। हाइड्रा पढ़ा होगा आपने, हाइड्रा उसके अंदर जूलॉजी के अंदर पढ़ा है, नहीं पढ़ा? यस सर, पढ़ा है। हाँ, ये Yes, वही sir. हाइड्रा है, Season ठीक है। 3. ये हो गया ईस्ट। ईस्ट को मैं बताऊंगा, हाइड्रा को जूलॉजी वाले सर बताएंगे। ईस्ट एक फंजाई है, इसको हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। थर्ड टाइप का जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल वाला, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन 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 कौन शो करता है बताओ? Spirogate. बिल्कुल, अकर इन फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ठीक है। या मॉस लिख दो, खाली बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, मॉस, ठीक है। देखो, फिलामेंटस एल्गी दैट इज द स्पाइरोगैरा, ठीक है। जो फंजाई है और जो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस है, ये वाला, ठीक है, ये आपका कंटेन होता है, ये आपको पता चलेगा चैप्टर थर्ड में, ठीक है। थर्ड में ये आपको चैप्टर सेकंड में आपको मिलेगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा फंजाई के बारे में जब पढ़ाऊंगा, तो फ्रेगमेंटेशन भी बताऊंगा वहाँ पे। सिर्फ आपको इतना याद करना है भी कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो शो करता है फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस एंड फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोगों ने खुद बताया स्पाइरोगैरा होता है और स्पाइरोगैरा होता है, ठीक है। तो फिलामेंटस का मतलब क्या होता है कि जैसे फिलामेंट बना लेती है, ये एल्गी हो गई या कुछ भी हो गई फिलामेंट टाइप का, तो होता क्या है कि जो ये फिलामेंट है ये यहाँ से टूट के ये अलग फिलामेंट अलग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा, और ये अलग फिलामेंट अलग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। ये होता है फिलामेंट टाइप का मेथड, ठीक है। तो जो ये मेथड है ये पाया जाता है फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ठीक है। मॉस एक टाइप का प्लांट है जिसके बारे में मैं आपको थर्ड चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो शो करता है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर होते क्या है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दो टाइप के स्पोर बता देता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा जू स्पोर, सुना है, या कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया, ठीक है। एक जूस स्पोर और कोनिडिया, मैंने दो ही एग्जांपल को लिखे क्योंकि जो जूस स्पोर होता है वो मोटाइल होता है और जो कोनिडिया होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसके एग्जांपल जूस स्पोर किस किस में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है जूस स्पोर। एल्गी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। सर मोटाइल क्या होता है? मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल, ठीक है, जो मूव करता हो। नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो मूव ना करता हो, मतलब इसके पास ऐसी Okay, sir. स्ट्रक्चर होगी जो मूवमेंट में इसको हेल्प करती होगी, इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं होती होगी इसकी, है ना। तो जूस स्पोर जो होता Yes, है sir. वो प्रोड्यूस करते हैं, एल्गी भी प्रोड्यूस करती है जूस स्पोर को, फंजाई भी प्रोड्यूस करती है जूस स्पोर को, ठीक है। कोनिडिया को प्रोड्यूस करता है, बनाता है फंजाई, ठीक है, फंजाई बनाती है कोनिडिया को, ठीक है।
जैसे एल्गी में आप देखोगे कि कौन सी एल्गी है जो जूस स्पोर की फॉर्मेशन कर रही है, जूस स्पोर की फॉर्मेशन कर रही है। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। जैसे फंजाई की बात ले ले, फंजाई में जैसे एल्ब्यूगो हो गया, एल्ब्यूगो एक फंजाई का नाम है, ये प्रोड्यूस करता है जूस स्पोर को। जैसे कोनिडिया को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलम हो गया, ठीक है, ये कोनिडिया को प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलम, ठीक है। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन के टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनरेशन, पांचवा रीजनरेशन। तो जो रीजनरेशन वाला मेथड होता है, रीजनरेशन जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन है ही नहीं, समझ रहे हो भाई? रीजनरेशन टाइप का मतलब क्या होता है, बताओ? दोबारा से जनरेट होना। रीजनरेट करना मतलब है ना, अगर कोई पार्ट अगर मतलब खराब हो जाता है, टूट जाता है, वो पार्ट अगर दोबारा आ जाए, दैट इज द रीजनरेशन। लेकिन रीजनरेशन को हमने एसेक्सुअल में रख रखा है, लेकिन इसको रखना नहीं चाहिए, ठीक है। जो रीजनरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एपिमॉर्फोसिस और मोर्फोलेक्सिस, ठीक है। एपिमॉर्फोसिस एंड मोर्फोलेक्सिस, ठीक है। एपिमॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है देखो, और मोर्फोलेक्सिस का मतलब क्या होता है। होता क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पार्ट को रीजनरेट करता हो, मतलब रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्टारफिश। स्टारफिश में होता क्या है देखो, अगर स्टारफिश का ये वाला पार्ट रिमूव हो जाए, टूट जाए, कट जाए, ठीक है, तो स्टारफिश ये वाला पार्ट दोबारा से रीजनरेट कर लेती है, दैट इज द एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन, ठीक है। दैट इज द एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन, मतलब स्पेसिफिक पार्ट को रीजनरेट कर रहा है ऑर्गेनिज्म, दैट इज द स्टारफिश। आप इसको रिप्रोडक्शन बोल लो या एक स्पेसिफिक पार्ट को रीजनरेट करने वाला ऑर्गेनिज्म बोल लो, बात एक ही है। जैसे लिजार्ड हो गया, सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, लिजार्ड हो गया, लिजार्ड हो गया, ठीक है। लिजार्ड हो गया, ठीक है। लिजार्ड में क्या होता है, अगर लिजार्ड का आप एक पैर काट दो या पूंछ काट दो तो उसका वो चीज़ रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप लिजार्ड को बीच में से काट दोगे तो वो दोबारा नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मर जाएगा वहाँ पे। लेकिन स्पेसिफिक पार्ट को रीजनरेट करने वाले को एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मोर्फोलेक्सिस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ complete organism by its every division, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है हर एक सिंगल डिवीजन पे। यहाँ पे क्या था कि एक चीज कट हो गई है तो वो चीज रीजनरेट हो जाएगी, इस कटी हुई चीज से एक नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं हुआ। लेकिन मोर्फोलेक्सिस का मतलब होता है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का बनना। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जब कौन बनाता है, जैसे प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, प्लेनेरिया, जैसे ये एक प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। अगर ये प्लेनेरिया यहाँ से कट जाए, यहाँ से काट दो उसको मैं, तो काटूंगा तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, है ना, कट गया ये, ऐसे कट गया 3 पार्ट में, ऐसे कट गया 3 पार्ट में, है ना।
ऐसे करके 3 पार्ट में, ठीक है। ये जो कटा हुआ पार्ट है ये अलग ग्रो करके एक नया प्लेन एरिया बना देगा, ये ग्रो करके एक अलग नया प्लेन एरिया बना देगा, ये ग्रो करके एक अलग नया प्लेन एरिया बना देगा। मतलब इसकी हर एक सिंगल डिवीजन से एक नया ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म हो रही है। तो इसको भी हम रीजनरेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट रीजनरेट कर रहा है पूरे ऑर्गेनिजम्स में, एक पार्ट एक स्पेसिफिक पार्ट रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइप अलग हो गई है, एपिमोर्फोसिस एंड मोर्फोलैक्सिस। क्या आपको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अच्छे तरीके से समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना। सर जो ठीक है भाई। स्टारफिश होती है, सर जो हाँ हाँ, स्टारफिश होती है वो सर फ्रेगमेंटेशन और क्या नाम है रीजनरेशन दोनों करती है सर। क्या चीज? आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है मेरे को। सर जो स्टारफिश होती है तो सर वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करती है और रीजनरेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस हाँ बिल्कुल करती है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। मतलब ओके फिशन सर। होता है उसके अंदर, एक पीस 2 में टूट जाते हैं, यस सर। ठीक है। ओके। ठीक है बच्चों, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है। ठीक ओके है सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सो मच सर। ओके, Thank you, sir. वेलकम। इस चीज के मेरे पे डॉक्टर अनुज सर है ना।